हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 11 का लेसन 8 के MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसका नाम है थिंकिंग यानी चिंतन। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन क्या है? किस ज्ञान की प्रक्रिया में दुनिया को समझने के लिए जानकारी को व्यवस्थित करना, श्रेणीबद्ध करने में शामिल किया जाता है? यानी ज्ञान की प्रक्रिया में जानकारी को व्यवस्थित एवं श्रेणीबद्ध करने की प्रक्रिया कौन सी है? प्रतिक्रिया, स्मृति, चिंतन और भावना। तो चिंतन में क्या होता है? जानकारी को व्यवस्थित किया जाता है और श्रेणीबद्ध किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? चिंतन या सोचना, सोच, जो भी आप नाम लो, थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्या समाधान में एल्गोरिदम क्या है? यानी समस्या समाधान क्या है? साधारण भाषा में कहे तो एक तर्कबद्ध तरीका जो समाधान की गारंटी देता है, एक स्त्रोतीय प्रक्रिया जो समाधान की गारंटी देती है, एक मौखिक तरीका, सिर्फ मौखिक तरीका नहीं है तो सी नहीं हो सकता, जो स्मृति की में उपलब्धता के आधार पर घटना की संभावना का आंकलन करता है तो ये नहीं है, एक तर्कबद्ध तरीका जो दुर्लभ घटनाओं की संभावनाओं का अधिभास करने में लेकर जाता है। तो ये तर्कबद्ध तरीका तो है, लेकिन सिर्फ दुर्लभ घटनाओं की बात नहीं कर रहा, ये किसी भी प्रकार की घटना हो सकती है और अधिभास लेकर जाता है, इससे संबंधित नहीं है। ये है एक तर्कबद्ध तरीका है जो कि समाधान की गारंटी देता है। यदि आप इस एल्गोरिदम, मतलब क्या है, समस्या समाधान में किसी एक एल्गोरिदम में आप फॉलो करते हो तो उसमें समाधान की गारंटी होती है, और समस्या समाधान क्या है? एक तर्कबद्ध तरीका है। तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसमें किसी एक निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है और विश्लेषित किया जाता है, यानी उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, या वो प्रक्रिया कौन सी है जिसमें किसी निष्कर्ष रिजल्ट तक पहुंचने के लिए हम सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं, जिससे निष्कर्ष निकलता है? समस्या समाधान, तर्क, या फिर सामान्य अनुमान, या फिर बी? ए और बी दोनों। तो हम समस्या समाधान के अंतर्गत क्या करते हैं? सूचनाओं को एकत्रित करके विश्लेषित करते हैं। और तर्क करना भी क्या है? मतलब तर्क करना और समस्या समाधान है वो तर्क करने का ही एक भाग माना जा सकता है। तो समस्या समाधान में और तर्क करने में, दोनों में ही क्या होता है? सूचनाओं को इकट्ठा किया जाता है और उनको विश्लेषित किया जाता है। तो यदि एक टिक करना है तो हमें क्या करेंगे? ए और बी दोनों, जो डी के अंतर्गत है, वो हम इसका आंसर देंगे। सृजनात्मक चिंतन को प्रभावी आश्चर्य किसने कहा? कौन से मनोवैज्ञानिक ने जो क्रिएटिव थिंकिंग है उसको प्रभावी आश्चर्य कहा? गिलफोर्ड, ब्रूनर, कार्वे, बेंजामिन। तो ब्रूनर ने सृजनात्मक चिंतन है इसको प्रभावी आश्चर्य नाम दिया। जैसे जल से मछली संबंधित है, वैसे ही हवा से मनुष्य, ये प्रक्रिया क्या है? मतलब जैसे हमने क्या किया, ए को जैसे बी से संबंधित किया है, वैसे ही सी को हमने डी से संबंधित किया है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समस्या समाधान, मानसिक विन्यास, सामान्य अनुमान, या फिर अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन क्या होता है कि अनेक प्रकार के विचारों के बारे में सोचना। अभिसारी चिंतन, एक ही विचार के बारे में सोचना। सामान्य अनुमान, मानसिक विन्यास आप सिर्फ एक ही तरीके से सोचना शुरू कर देते हो, अलग तरीके से नहीं सोच पाते हो, वो है आपका मानसिक विन्यास या फिर मेंटल सेट। समस्या समाधान, किसी समस्या का समाधान के लिए तर्कपूर्ण सोचना, तर्कबद्ध रूप से सोचना। तो ये जो प्रक्रिया है वो क्या है? सामान्य अनुमान लगाने का है कि यदि ए को बी से जिस प्रकार संबंधित है वैसे ही सी डी से होगा, तो ये एक सामान्य अनुमान हो गया। तो इसको क्या कहेंगे? आंसर इसका सी देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे उपयोगी व उपयुक्त विचार की पहचान में किस प्रकार का चिंतन महत्वपूर्ण है? तर्क करना, तर्क करने वाला चिंतन, मानसिक विन्यास, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन। मानसिक विन्यास वही है, सिर्फ
एक ही प्रकार के बारे में सोच पाते हैं, अलग प्रकार से नहीं सोच पाते हैं, तो ये इसका आंसर नहीं होगा कि सबसे उपयोगी विचार की पहचान करनी है। तो तर्क करना हो सकता है कि हाँ तर्क करना, लेकिन अपसारी चिंतन क्या है? अपसारी चिंतन किसी एक चीज के बारे में अलग अलग तरीके से सोचना, वो क्या है? अपसारी चिंतन हो गया। अभिसारी चिंतन किसी एक थॉट, एक विचार के बारे में गहराई से सोचना, वो क्या हो गया? अभिसारी चिंतन। तो किसी विचार की पहचान के लिए हमें क्या जरूरी है? उसके लिए अभिसारी चिंतन आवश्यक है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, अभिसारी चिंतन। एक क्वेश्चन और जिसका आप कमेंट में आंसर दीजिए कि जो सृजनात्मक थिंकिंग है, क्रिएटिव थिंकिंग है, सृजनात्मक चिंतन, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? उसके लिए अपसारी चिंतन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है या फिर अभिसारी चिंतन? यानी अपसारी चिंतन आवश्यक है या अभिसारी चिंतन क्रिएटिव थिंकिंग के लिए? ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट प्रेक्षणों पर आधारित सामान्य निष्कर्ष निकाला जाता है। क्वेश्चन है कि अनेक प्रकार के प्रेक्षण देखे हमने विशिष्ट प्रकार के, उन पर आधारित सामान्य निष्कर्ष निकाला जाता है। तो ये किस प्रकार में होता है? अपसारी चिंतन में, अभिसारी चिंतन में, आगमनात्मक तर्कणा में या फिर निगमनात्मक तर्कणा में? यदि विशिष्ट प्रेक्षण है, उनके ऊपर सामान्य निष्कर्ष निकालना है। प्रेक्षण यानी देख लिया और उसके ऊपर निष्कर्ष, जो प्रेक्षण सामने आए हैं उनको आधार पर निष्कर्ष निकालना है, तो देखकर निकालना वो होता है आगमनात्मक। और निगमनात्मक में क्या होता है? किसी नियम या किसी तथ्य के आधार पर निष्कर्ष निकालना, तो होता है निगमनात्मक। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, आगमनात्मक तर्क। और हमने अपसारी और अपसारी चिंतन अभी थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की मूलभूत विशेषता नहीं है। ध्यान रखना है, जो नहीं है वो आंसर देना है। संप्रेषण भाषा की मूलभूत विशेषता है कि भाषा के द्वारा संप्रेषण किया जाता है। प्रतीकों की उपस्थिति होती है इसके अंतर्गत, और प्रतीकों के संगठन के लिए नियमों का एक समूह भी होता है। और भाषा मौखिक होती है, लेकिन सिर्फ मौखिक नहीं होती, वो किसी प्रकार के सांकेतिक भाषा भी हो सकती है। तो अगर इनमें से किसी एक को टिक करना होगा तो हम किसको करेंगे? डी को आंसर करेंगे, क्योंकि मौखिक भी होती है, सांकेतिक भी होती है। तो ये जो मूलभूत विशेषताएं हैं ए, बी, सी, ये भाषा की मूलभूत विशेषताएं हैं। ये 3 मूलभूत विशेषताएं हैं भाषा की। बच्चे सर्व भाषा व्याकरण के साथ जन्म लेते हैं। वे किसी भी भाषा को सुनते हैं और उस व्याकरण को सरलता से सीख लेते हैं। ये मत किसका था? यानी यूनिवर्सल ग्रामर के साथ में बच्चे पैदा होते हैं और वो जिस भाषा को सुनते हैं उसकी के आधार पर वो ग्रामर विकसित होती है और वो उसको सीख लेते हैं। ये मत किसने दिया था? पियाजे ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, लेव वाइगोत्स्की ने या जेम्स ब्रूनर ने? तो किसने दिया था? तो ये मत किसका था? लेव वाइगोत्स्की का था कि बच्चे यूनिवर्सल ग्रामर, सर्वभाषा व्याकरण के साथ में जन्म लेते हैं। पुष्ट 22 किस विशिष्ट धारणा का पालन करने की प्रवृत्ति है कि, यानी पुष्ट 22 क्या है कि किसी विशिष्ट धारणा का पालन करने की प्रवृत्ति है। इससे आगे इसका आंसर क्या है? हमारी मौजूदा धारणाओं को समर्थन करने की जांच करें, सिर्फ स्थितिगतियों के नकारात्मक पहलुओं की ध्यान केंद्रित करें, नियम सोच के साथ बदलने, अनुभव करने के, निर्णय लेने के लिए और निर्णय तक पहुंचने के लिए तर्क की बजाय अभिज्ञता का उपयोग करें। तो पुष्ट 22 क्या है कि किसी विशिष्ट धारणा का पालन करने की प्रवृत्ति है कि हमारी मौजूदा धारणाओं का समर्थन करने की जांच करें। तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायात्मक तरीके से किसी विशिष्ट निष्कर्ष को सामान्य प्रस्तावना से निष्कर्ष निकालना शामिल है। न्यायात्मक तरीके से किसी विशिष्ट निष्कर्ष को सामान्य प्रस्तावनाओं से निष्कर्ष निकालने में शामिल है। यानी विशिष्ट किसी तरीके से सामान्य तरीके की ओर जाना और निष्कर्ष निकालना किस में है? संगठन सोच में, इंडक्टिव सोच में, महत्वपूर्ण सोच में, आभासित सोच में। तो ये या तो इंडक्टिव होगा या फिर डिडक्टिव थिंकिंग होगी। तो इंडक्टिव, इसमें सिर्फ इंडक्टिव ही दिया हुआ है तो आपको सीधा आंसर है इसमें बी ही होगा। तो आप बताइए कि इंडक्टिव सोच को हिंदी में क्या कहते हैं? अपसारी चिंतन या फिर अपसारी चिंतन? नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस प्रकार का चिंतन नवीन एवं मौलिक विचारों को उत्पन्न करने में सहायक है, यानी नए विचार उत्पन्न करने के लिए किस प्रकार का चिंतन सहायक है। तो मैंने बताया था कि अभिसारी के अंतर्गत किसी एक विचार के ऊपर सोचा जाता है, लेकिन अपसारी चिंतन के अंतर्गत अनेक प्रकार के विचारों को सोचा जाता है। तो अनेक प्रकार के विचारों को सोचेंगे तो उनमें कुछ नवीन और मौलिक विचार भी होंगे। तो किस प्रकार के चिंतन में सहायक है, वो है अपसारी चिंतन के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषाई सापेक्षता परिकल्पना किसने दी? लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी हाइपोथेसिस किसने दी थी? पियाजे ने, बेंजामिन ने, वाइगोत्स्की ने या फिर ब्रूनर ने। भाषाई सापेक्षता परिकल्पना है, इसके बारे में पूरा जानना है तो आप हमारी जो लेक्चर वीडियो है उसके बारे में जान सकते हैं, वहाँ पे जाके पूरा समझ सकते हैं। प्लेलिस्ट में, क्लास 11th की प्लेलिस्ट में जाके जो 8 नंबर चैप्टर है उसको देख लीजिए। यहाँ पे सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि भाषा के अंतर्गत भाषाई सापेक्षता परिकल्पना क्या दी थी कि ये मानते हैं कि भाषा सीखने के लिए चिंतन आवश्यक है या फिर चिंतन के लिए भाषा आवश्यक है, कि चिंतन के लिए भाषा आवश्यक है या फिर भाषा के लिए चिंतन आवश्यक है। तो इसके ऊपर भाषाई सापेक्षता परिकल्पना ये बोलती है कि चिंतन के लिए सबसे पहले भाषा का आना आवश्यक है, किसी एक भाषा के अंतर्गत ही हम चिंतन कर पाते हैं। तो ये किसने दी थी? ये दी थी बेंजामिन ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। जब हम एक तरीके से सोचते हैं और तब उसी तरीके से सोचते हैं तो किस प्रकार की सोच का पालन किया जाता है? यानी जब हम एक तरीके से सोचते हैं तो सिर्फ उसी तरीके से सोच पाते हैं, अन्य तरीके से नहीं सोच पाते हैं। तो इसमें किस प्रकार की सोच का पालन किया जाता है? तो वो क्या है? आंसर क्या होगा इसका? मेंटल सेट, मानसिक विन्यास, आचरण या समायोजन, विचारण या फिर अभिसारित या आभासित अभिसारित नहीं, आभासित सोच। तो किस प्रकार की सोच का पालन किया जाता है? हम एक से अलग प्रकार से नहीं सोच पाते हैं, जैसे हम हथौड़े का उपयोग है सिर्फ कील ठोकने के लिए या फिर किसी अन्य तरीके से नया सोच नहीं पाते हैं, तो वो है हमारा मानसिक विन्यास यानी मेंटल सेट। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, मानसिक विन्यास। किस प्रकार की सोच में हम सिर्फ उपलब्ध जानकारियों का परिचय देते हैं और संभावित समाधानों की सुझाव नहीं करते हैं? यानी किस प्रकार की प्रक्रिया में हम सिर्फ जानकारी का परिचय देते हैं, उसका समाधान नहीं सुझाते हैं? तो किस प्रकार की सोच होती है? उसको बोलते हैं हम पुष्टि 22 प्रकार की सोच। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की सोच में हम अपनी सोच को व्यक्त करने तथा दूसरों के साथ साझा करने की प्रवृत्ति रखते हैं? यानी हम अपने सोच को व्यक्त करते हैं, शेयर करते हैं लोगों के साथ में। तो किस प्रकार की सोच होती है? उसको हम बोलते हैं सामाजिक सोच, सोशल थिंकिंग। अगर हम ये सोचें कि हथौड़े का इस्तेमाल सिर्फ कील ठोकने के लिए किया जा सकता है और कुछ नहीं, तो इस समस्या को क्या कहेंगे? मानसिक विन्यास, फंक्शनल फिक्स्डनेस, प्रक्रियात्मक स्थिरता, सादृश्यता, भावनात्मक विकलांगता। अब ध्यान दीजिए, एनालॉजी या फिर जो इमोशनल डिसेबिलिटी है ये नहीं है, या तो ए होगा इसका आंसर या बी होगा। अब ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर ए ना लिखा हुआ मिले आपको, प्रक्रियात्मक स्थिरता, तो हम इसका आंसर क्या करेंगे? मानसिक विन्यास मेंटल सेट इसका आंसर करेंगे। लेकिन जब इसके साथ में ये मिले तो ये स्पेशल बता रहा है कार्यात्मक स्थिरता, कि एक हथौड़े का इस्तेमाल सिर्फ कील ठोकने के लिए किया जा रहा है और किसी का नहीं। हथौड़े की जगह आप बुक ले लो कि बुक का इस्तेमाल सिर्फ कील ठोकने के लिए किया जा सकता है और कुछ नहीं। तो इस समस्या को हम बोलेंगे प्रक्रियात्मक स्थिरता, फंक्शनल फिक्स्डनेस, यानी अन्य तरीके को नहीं सोच पाना। ये हमारे मानसिक तरीके का ही एक भाग है, मानसिक विन्यास का ये एक भाग है। भिन्न सोच क्षमताओं में सोच में विविधता का क्या संकेत मिलता है? कि भिन्न प्रकार की सोच की क्षमता है, उसमें सोच में विविधता है, तो इसको क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? प्रवाह कहेंगे, मौलिकता कहेंगे, विस्तार कहेंगे या फिर फ्लेक्सिबिलिटी कहेंगे? प्रवाह इसको नहीं कहेंगे। मौलिकता यानी नए विचारों की बात हो रही है तो ये नहीं है। सोच में विभिन्नता या फिर भिन्न प्रकार के सोच के विस्तार किसी
थिंकिंग को विस्तार करने के बारे में है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन, यानी अनेक प्रकार से सोच पाना, तो वो क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी इसका आंसर होगा कि सोच में विविधता है। डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तुओं, घटनाओं या अवधारणाओं की मानसिक प्रतिनिधित्व, मानसिक प्रतिनिधित्व जो समान विशेषताओं को साझा करती है उसको क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे स्कीमाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोग समस्या समाधान के लिए प्राय तार्किक नियमों को कठोरता से अनुप्रयोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? वे क्रमबद्ध रूप से परिकल्पना जांच में अक्षम होते हैं, वे पर्याप्त स्मृति नहीं होती है उनमें, और लॉजिक के नियम का उपयोग नहीं करते हैं, वे पर्याप्त रूप से अतार्किक चिंतन का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। तो तार्किक नियमों की कठोरता से अनुप्रयोग नहीं करते हैं, सिर्फ इसका एक ही कारण हो सकता है क्योंकि उनमें वो मानते हैं कि लॉजिक के नियम है वो उपयोगी नहीं है, तो वो कठोरता से इसलिए पालन नहीं करते। निगमनात्मक डिडक्टिव रीजनिंग, निगमनात्मक तर्क करना यानी तर्क में तर्क की दिशा क्या होती है? सामान्य से विशेष, विशेष से सामान्य, दोनों ओर या विपरीत ओर। अब एक तो हमने विशेष से सामान्य पढ़ा था, उसको वहां पे हमने आंसर क्या किया था? इंडक्टिव रीजनिंग। अब क्या है? वो था आगमनात्मक, ये है निगमनात्मक, यानी नियम से हम किस पर? उदाहरण की तरफ चल रहे हैं। तो ये क्या है? नियम यानी सामान्य से विशेष की ओर इसकी दिशा होती है, ये याद रखना। इंडक्टिव क्या होता है? आगमनात्मक, उसमें किस तरफ दिशा होती है? उसमें विशेष से सामान्य की ओर होती है। लेकिन डिडक्टिव रीजनिंग के अंतर्गत क्या होते हैं? हम नियम से उदाहरण की तरफ जाते हैं, सामान्य से विशेष की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन की प्रक्रिया में सम्मिलित है। कॉन्सेप्ट के निर्माण में क्या सम्मिलित है? विशिष्टता, मानसिक प्रवृत्ति, मेंटल सेट। मेंटल सेट नहीं हो सकता। विशिष्टता यानी हाँ, विशेष किसी जो वर्ग है उसमें विशिष्टता पर ध्यान दे सकते हैं, लेकिन ये पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। विभेदन, स्थानांतरण, स्थानांतरण नहीं है। विभेदन यानी वर्गीकरण करना। तो जब हम अनेक वर्गीकरण करना सीख जाते हैं, किसी वर्ग में किसी का वर्गीकरण कर सकते हैं, तो उसका हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन हो गया है। तो प्रक्रिया में क्या सम्मिलित है? विभेदन करना, वर्गीकरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान की गारंटी देता है? यानी समस्या समाधान होगा ही होगा, ये कौन गारंटी देता है? वो आपका एल्गोरिदम देता है। यदि आप सही एल्गोरिदम से चलेंगे तो फिर समाधान मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मक समस्या समाधान में घटनाओं का सही क्रम कौन सा है? प्रबोधन, इल्यूमिनेशन, उद्भवन, इंक्यूबेशन, प्रमाणीकरण, वेरिफिकेशन या फिर आयोजन, प्रिपरेशन। तो अब ये देखो, पहले में ही पता लग गया कि प्रिपरेशन है वो कभी अंत में नहीं आएगा, और प्रमाणीकरण है वो सबसे अंत में होगा कि अंत में वेरीफाई किया जाएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा? प्रिपरेशन, आयोजन होगा। तो आयोजन सबसे पहले किस में है? सेकंड और थर्ड में है, और प्रमाणीकरण तीनों में है। तो सेकंड और थर्ड में से कोई एक आंसर होगा। आप नीचे कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, बी होगा या सी होगा। इसका आंसर आपको जो पीपीटी मिलेगी, आपको पीडीएफ मिलेगी, उसमें यहाँ पर नीचे की तरफ दिया हुआ होगा कि इसका आंसर क्या है। तो आप टेलीग्राम पे जाके इसकी जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्या समाधान में अवरोध है, यानी समाधान ढूंढने में कौन सा अवरोध है? अभिसारी चिंतन। जो अपसारी या अभिसारी चिंतन है वो अवरोध नहीं हो सकता। मानसिक विन्यास अवरोध आता है, जिसमें हम मेंटल सेट और जो फिक्सनेस है वो भी पढ़ते हैं। तो मानसिक विन्यास समस्या समाधान का अवरोध है। अभिप्रेरणा का अभाव, ये भी इसका अवरोध के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि अभिप्रेरणा यदि नहीं होगी तो भी समस्या समाधान नहीं हो पाएगा। तो बी और सी दोनों इसके आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिएटिव थिंकिंग के रूप में जो उद्भवन है, इंक्यूबेशन है, उसकी प्रक्रिया में क्या है? नया समाधान, अचेतन चिंतन की प्रक्रिया, सूझ की प्रक्रिया, शाब्दिक चिंतन। तो इंक्यूबेशन के अंतर्गत क्या करते हैं? हम अचेतन रूप से सोचते हैं। तो अचेतन चिंतन की प्रक्रिया के क्या है? इंक्यूबेशन के अंतर्गत करते हैं, यानी अचेतन रूप से सोचना है, इंक्यूबेशन है।
क्रिएटिव थिंकिंग के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या होगा? समस्या को हल करना पहले कैसे हो सकता है? पहले चुनाव करना होगा, समाधान के तरीके ढूंढना बाद में आता है, परीक्षण करना बाद में। तो पहले क्या होगा? समस्या का चुनाव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य नियम का अनुमान विशेष परिस्थितियों में करना कौन सी विधि कहलाती है? यानी सामान्य नियम का अनुमान विशेष परिस्थितियों में करना कौन सी विधि कहलाती है? अब ज़्यादातर नियम देखते ही आप टिक क्या करोगे? नियम से निगमन, यानी नियम से उदाहरण की तरफ जा रहे हैं। निगमनात्मक विधि या उपरोक्त सभी नहीं हो सकती, आप करोगे निगमन विधि है, आगमन हो नहीं सकती, आगमन में उदाहरण। लेकिन ये बोल रहे हैं कि सामान्य नियम से विशेष परिस्थितियों में, तो इसका आंसर क्या करोगे आप? टिक निगमन विधि, यानी नियम से हम सामान्य से विशेष परिस्थितियों में समाधान ढूंढ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब लोग किसी चीज का सामान्य परिस्थितियों में सामान्य प्रकारों पर स्थिर हो जाने के कारण समस्या को हल करने में विफल हो जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? मानसिक सेट, मानसिक विन्यास, भावनात्मक विकलांगता, अभिसारी चिंतन, प्रकार्यात्मक स्थिरता, फंक्शनल फिक्सनेस। तो उसको हम क्या कहेंगे कि जब लोग किसी चीज़ का सामान्य प्रकारों पर स्थिर हो जाते हैं कि उसका सिर्फ सामान्य, जैसे हथौड़ा सिर्फ कील ठोकने के काम आएगा, अन्य काम नहीं करेगा, तो एक ही सिर्फ प्रकारों पर स्थिर हो जाती है हमारी सोच, तो उसको हम क्या कहेंगे? पहले ही बताया था, ये दो तो हो नहीं सकते, मानसिक विन्यास या फिर प्रकार्यात्मक स्थिरता होगी। लेकिन जब दोनों दिए हो तब आंसर सिर्फ क्या टिक करना आपको? सिर्फ आंसर फंक्शनल फिक्सनेस आपको आंसर करना है। यदि ये ना दिया हो तब मानसिक विन्यास पर जाएंगे हम टिक करने। तो ध्यान रखना है इस प्रकार के क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये थे इस चैप्टर के 29 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर लिखिए और कमेंट कीजिए कि उसमें क्या डाउट है, आपको उसका आंसर जरूर मिलेगा। इस लेक्चर की जो अपने जो लेक्चर वीडियो है, जो थ्योरी की वीडियो है, वो आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंतर्गत। तब तक के लिए स्टे ट्यून।